नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 3 मार्च 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सबको दुल्हन डी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में नई उमंग, नई ऊर्जा लेके आए और आपको अपनी सफलता तक लेके जाए, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं और ऐसी अपेक्षा आपसे करता हूं कि आप भी अपने लक्ष्यों को लेके समर्पित रहेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम देंगे। ठीक है, तो आज बहुत ज़्यादा न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, हमारी कंटिन्यूटी बने रहे, इसी पर्पज़ के लिए मैंने आज का ये वीडियो रिकॉर्ड किया। तो चलिए सीधे अपन बात कर लेते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। देखिए, आज की हमारी जो सूजस थी 1 मार्च की, उस सूजस से जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमने लिए वो है कि देखिए, हर सरकार एक चीज़ बोलती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी अपनी आर्थिक नीतियों को इस प्रकार से रिफॉर्मुलेट करती है कि उनसे व्यापार करना आसान हो और इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़े और अल्टीमेटली राज्य की जीडीपी बढ़े और राज्य की जो आय का स्रोत है, आय का जो स्तर है वो बढ़े। तो इसी क्रम में इन्होंने कुछ नीतियों का सरलीकरण किया है और उनका डिजिटलाइजेशन किया है। तो इसी के बारे में बात है, आपके लिए एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती है। सरकार की एक योजना है, एक जिला एक उत्पाद, आप सब इसको जानते हैं, यानी कि हर एक जिले का एक की प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी मार्केटिंग करके, जिसको एक्सपोर्ट लेवल का बना के उस राज्य की आय, उस जिले की आय को और उस जिले की उस प्रोडक्ट से पहचान को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक जिला एक उत्पाद और एमएसएमई की नीतियों के आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया, यानी या तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसके तहत, या फिर और एमएसएमई की कोई नीति का आवेदन है। इस आवेदन में ऐतिहासिक सुधार किया है। सुधार किस तरह का किया है कि जो पहले जिस तरह से अप्रूवल जो मिलता था उस प्रक्रिया में बदलाव किया। आगे हम देखेंगे कैसे बदलाव हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है व्यापार को बढ़ाना, उद्यमिता को बढ़ाना और लाल फीताशाही जो है उसको कम करना, छोटे और मझले जो उद्योग हैं उनको तेजी से फायदा पहुंचाना। और इससे क्या है, राज्य की ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है उसकी रैंकिंग में भी सुधार होगा। किया क्या है, स्वीकृति के नए अधिकार क्या है? पहले क्या होता था कि जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र का जो महाप्रबंधक है वो स्वीकृति सीधे नहीं दे पाता था, यानी जो जीएम है वाणिज्य केंद्र का महाप्रबंधक वो स्वीकृति नहीं दे पाता था। इसकी वजह क्या, जिला की जो जिला स्तरीय कमेटी है वो स्वीकृति देती थी। लेकिन आप एक चीज को समझिए, जिला स्तरीय जो कमेटी है उसको फॉर्मुलेट होने में, उसकी मीटिंग अरेंज करने में एक अलग तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो महीने में एक बार या मैक्सिमम 2 बार ही मीटिंग ऑर्गेनाइज हो पाती थी। तो इसलिए क्या है कि एक अनवांटेड डिले 15 से 20 दिन का या 1 महीने का हो जाता था। इसकी वजह से क्या हुआ है, अब सीधे जो केंद्रों के वाणिज्यिक महाप्रबंधक है वो सीधे स्वीकृति दे सकते हैं। तो पहला सुधार तो ये किया है। साथ ही ये सिंगल विंडो सिस्टम की तरह त्वरित और पारदर्शी हो गई है। आगे ऑनलाइन आवेदन का प्रभाव। देखिए, ऑनलाइन आवेदन की वजह से क्या हुआ, पहले जो स्वीकृति 2 होती थी पर दिन के हिसाब से औसत, वो अब 9 हो गई है, यानी इसमें 4.5 गुना की वृद्धि हो गई है। याद रखने वाला एक बात है क्या है कि जो स्वीकृति है उसकी स्पीड बढ़ गई है, 4.5x 4.5 गुना हो गई है, और 9 जो है प्रतिदिन हो गई है 2 के औसत से सीधे 9, यानी इसमें 7 का सुधार हुआ, पहले सिर्फ 2 थी। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि हमने सोजस से कवर करी। एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए, हर राज्य सरकार, हर केंद्र सरकार एक चीज का प्रयास करती है कि उसकी जो व्यापारिक नीतियां हैं वो सरल हो, ताकि राज्य में या देश में व्यापार करना आसान हो। इसी के हिसाब से राजस्थान सरकार ने कुछ प्रावधान किए हैं, कुछ नए प्रावधान लागू किए हैं, कुछ नया डिजिटलाइजेशन किया है, जिसके माध्यम से व्यापार करना राज्य में आसान हो और राज्य की जो व्यापार सुगमता रैंकिंग है वो बढ़े। पहला सुधार क्या किया है, पहले क्या होता था, किसी भी ऑनलाइन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या फिर एमएसएमई के लिए आवेदन के लिए जो है जिला स्तरीय कमेटी अनुमोदन करती थी, उसको हटा के अब जो व्यापार वाणिज्य महाप्रबंधक है वो अनुमति दे देगा। इससे क्या है कि 1 महीने का जो डिले होता था वो बंद हो जाएगा। साथ ही इस ऑनलाइन जो प्रक्रिया इसके होने से पहले जो औसत आवेदन प्रतिदिन के हिसाब से 2 होते थे वो 9 हो गए, यानी इसमें 4.5 गुना की वृद्धि हो गई। समझ गए होंगे आप पूरी बात। चलिए, फिर एक बात आपने बहुत जनरली सुनी होगी कि इंडियंस का जो है गोल्ड के प्रति जो लगाव है वो बहुत ही बेहतरीन है, यानी पूरी दुनिया में ऐसा लगाव कहीं भी नहीं है, और ये हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रोंगनेस भी है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था की भी और हमारी पारिवारिक रूप से भी संकट के समय हमारी जो ये हैबिट है ये एक अच्छी हैबिट है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में कैसे। और एक एग्जांपल ये है, 2008 में पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आया था, जिसको सब प्राइम ग्लोबल आर्थिक संकट भी बोला जाता है, यानी सब प्राइम क्राइसिस। यहाँ पे इंडिया में इम्पैक्ट सबसे कम हुआ था पूरी दुनिया में,
तो इसके पीछे एक बात मानी गई थी कि इंडिया में जो लोगों की घरेलू बचत करने की जो आदत है, जो गोल्ड वगैरह का जो रिजर्व रखने की आदत है, इसकी वजह से इंडिया पे जो इसका इम्पैक्ट है वो सबसे कम हुआ था। तो इस आर्टिकल में राइटर बात कर रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से सोने की कीमतें हैं वो काफ़ी बढ़ रही है। इसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप और वहाँ का जो फेडरल बैंक है उसके जो हेड है उनके बीच में ब्याज दरों को लेकर और वित्तीय मुद्दों को लेकर तनातनी है। इसकी वजह से जो है सोने की कीमतें बढ़ रही है, ऐसा सबसे पहले आर्टिकल में बोला जाता है। आगे बोलते हैं कि इसकी वजह से भारतीय परिवारों को सीधा लाभ हुआ है, क्योंकि सोना एक धातु नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत और द्वितीय सुरक्षा का प्रतीक है हम भारतीयों के लिए। अब कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो भारत और सोने को लेके आपको याद रखने चाहिए, और आपको अगर आरएएस मेंस आप लिख रहे हैं तो वहां पे अगर किसी क्वेश्चन में अगर गुंजाइश बनती है तो इस फैक्ट को यूज किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय परिवारों के पास दुनिया के सभी सेंट्रल बैंकों में जितना सोना जमा है उसके बराबर का भंडार है। ये एक चौंकाने वाला तथ्य है और भारत की आर्थिक ताकत को दिखाता है। यानी सोच के देखिए, पूरी दुनिया के जितने भी वैश्विक बैंक हैं उनके जो सेंट्रल बैंक है उनके पास जितना सोना जमा हुआ है उसके बराबर का सोना भारतीय परिवारों के पास में है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मॉर्गन स्टैनली एक इंटरनेशनल फर्म है, उसका एक अनुमान है कि भारतीयों के पास 35,000 टन सोना है। ये किसी भी देश के केंद्रीय बैंक से अधिक है। और आपने उधर देखा कि लगभग पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंकों के पास जितना सोना है उतना अकेले इंडियन हाउस होल्ड यानी भारतीय घरों में, भारतीय परिवारों में सोना है। भारत में वैश्विक खनन का 5वां हिस्सा, यानी जितना आज तक दुनिया में सोने का उत्पादन हुआ है, यानी प्रोडक्शन जितना हुआ है उस प्रोडक्शन का जो 5वां हिस्सा है वो भारत में है। ये भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है इंडिया का और एक बड़ी स्ट्रॉन्गनेस है, एक बड़ी स्ट्रेंथ है इंडिया की। ठीक है, कुल सोने का 1/5 यानी 20% हिस्सा है, जो दर्शाता है कि भारत गोल्ड वेल्थ जो है विश्व स्तर पे कितना महत्वपूर्ण है। आगे ये डाटा है 1/5 हिस्सा जो हो गया, और 35,000 टन जो सोना है वो भारतीय परिवारों के पास में। तो इस क्वेश्चन को, इस फैक्ट को आप कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, इसमें जब भी अर्थव्यवस्था की बात हो, जब भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरियों की बात हो या भारतीय अर्थव्यवस्था के एनालिसिस की बात हो, तो आप इसको एज ए फैक्ट यूज कर सकते हैं कि इंडिया की जो आर्थिक स्ट्रेंथ है उसमें एक पहलू ये भी है। और आपको पता है मॉनेटरी वैल्यू, जैसे डॉलर के दाम ऊपर नीचे होते हैं, रुपए के दाम ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन जो आपका मेटल है उसके प्राइजेस हमेशा कम नहीं होंगे, बढ़ने के ही चांसेस रहते हैं। और आज ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। ठीक है, चलिए आगे हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, इसी आर्टिकल का आगे कुछ और बातें हैं। आगे ये है कि भारत सोने का बड़ा उत्पादक नहीं है। सबसे पहली चीज देखिए, इंडिया में इतना 1/5 जो आज तक प्रोडक्शन जो सोने का हुआ उसका 5वां हिस्सा हमारे पास है, लेकिन हमारे पास सोने का बहुत ज्यादा कोई प्रोडक्शन होता नहीं है। हमने सारा सोना बाहर से हमारे देश में जमा किया है। मुख्यतः कर्नाटक की जो कोलार हट्टी खदानों तक ही सीमित है। ठीक है, इसलिए भारत को अपनी मांग पूरी करने के लिए सोने का आयात करना पड़ता है और इसलिए विदेशी मुद्रा में इसका भुगतान होता है, और ये हमारे चालू खाते को बढ़ाता है और रुपए पे दबाव डालता है। ये भी एक बड़ा रीजन है, जो कि एक नकारात्मक भी है एक मायने में, और डिपेंड करता है कि किस तरह, किस सिनेरियो में हमारी अर्थव्यवस्था है, उसके हिसाब से ये है कि ये नकारात्मक है या सकारात्मक है। ठीक है, आगे बोला जाता है कि भारतीय घरों में जो बेकार पड़े जेवर है उनका केवल 1% ही दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है उसकी जरूरतों को 1 साल तक पूर्ति कर सकता है। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी। ठीक है, और ये लगभग 40 गुना है आरबीआई के 880 टन जो सोने के भंडार, हमारे केंद्रीय बैंक के पास जो सोने का भंडार है उसका लगभग 40 गुना हमारे देश में हम लोगों के बीच साथ में है, हमारे परिवारों के बीच में है। ठीक है, अगर सोने का सही उपयोग हो तो प्रतिवर्ष हम 50 से 60 अरब डॉलर की जो आयात शुल्क है उसमें बचत कर सकते हैं। ये एक संभावित जो फायदा है इसका ये हो सकता है। आगे का रास्ता क्या करना चाहिए? देखो, सोने के बाजार में लाने के लिए सरकार और आरबीआई को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे सुरक्षित और आसान तरीके से बेच या मुद्रीकृत इसको कर सकते हैं। जैसे सोने को केस करवाने का सरल और पारदर्शी तरीका, डीमेट फॉर्म, गोल्ड बॉन्ड, ईटीएफ, इस तरह की जो व्यवस्था है जिससे कि हमारा ये जो सोना है जो पड़ा हुआ है जो किसी काम का उस तरह से नहीं है, ये एक अर्थव्यवस्था की मेन पाइपलाइन में आके हमारी इकोनॉमी को ग्रो कर सके। ठीक है, तो इस तरह से एक संभावित प्रश्न बन सकता है जो कि आप देखेंगे। ठीक है, अगर भारतीय घरों का सोना अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में आता है, मान लीजिए ये जो सोना आज रखा हुआ है ये अगर मेन इकोनॉमिक पाइपलाइन में आता है तो क्या होगा? चालू खाता घाटा में भारी कमी। बिल्कुल सही बात है, आपने ऊपर पढ़ा ना, फॉरेक्स में भुगतान करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा विदेशों में देना पड़ता है। जब मान लो हमारा ये सोना ही मेन पाइपलाइन में आ जाएगा तो हमें ये फॉरेक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। एकदम सही बात है। रुपए की मजबूती होगी, एकदम सही बात, हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि रुपए कमजोर हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, चालू खाते घाटे रुपए पर दबाव डालता है, दबाव डालने का मतलब रुपया कमजोर हो जाता है, रुपए मजबूत होगा। बिल्कुल, बैंकिंग तरलता में वृद्धि होगी, यानी बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा पैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल। और जीडीपी दर, विकास दर में भी तेजी होगी। यानी ये चारों की चारों जो बातें हैं ये बिल्कुल ठीक बातें हैं।
तो इससे अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे एक जो आर्टिकल है वो स्पेशली जो गर्ल्स के पीरियड्स को लेके और सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और एक संवेदनशील डिसीजन इस पे आया है, जो कि हमें पता होना चाहिए, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। देखिए क्या आया है, लड़कियों के पीरियड से जुड़ी साफ सफाई को लेकर उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है, जिसमें बोला है कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है यानी माहवारी जो होती है उससे जुड़ी सेहत और साफ सफाई का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के तहत मौलिक अधिकार है। उन्होंने ये बोला है कि भाई ये कोई नॉर्मल अधिकार नहीं है हमारी गर्ल्स का, ये राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार जो आर्टिकल 21 है इसके तहत ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, और ये एक मील का पत्थर माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन दिया है जो कि आपको पता होना चाहिए इस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ के तहत। आगे बोला जाता है समस्या है क्या, देखो बुनियादी ढांचे की कमी, आपको पता है हमारे यहाँ पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, और स्पेशली स्कूल्स में जो प्रॉब्लम्स है सेपरेट टॉयलेट्स की, जहाँ बच्चियां इन प्रॉब्लम्स का सामना करती है, और इस वजह से क्या है कई सारी बच्चों का स्कूल भी छूट जाता है, ड्रॉप आउट रेट्स इस वजह से गर्ल्स की ज्यादा होती है। अब इस डिसीजन में ये बोला है कि भाई लड़कियों के लिए अलग शौचालय, साफ पानी और माहवारी से जुड़ी हुई जरूरतें जैसे सैनिटरी नैपकिन वगैरह की उपलब्धता सुनिश्चित, उनका डिस्पोजल भी, इनकी भारी कमी है और ग्रामीण सेक्टर में ये स्थिति गंभीर है, तो ये आपको ठीक करना पड़ेगा। और ये जो जिम्मेदारी है ये आपके स्टेट की और आपकी जो केंद्रीय यूनियन टेरिटरीज है उनकी जिम्मेदारी है, केंद्र की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये राज्य की जवाबदेही है। सामाजिक कुप्रथाएं भी है, देखिए माहवारी से जुड़ी हुई अनेक भ्रांतियां और टेबूज बोला जाता है, जिनको हम गलत परंपराएं या गलत हमारी एक सोच बन जाती है, उसको टेबूज बोला जाता है, सोशल टेबूज, वर्जनाएं, ये जो बनी हुई है और ये गहरी जड़ें जमाई हुई है। इस कारण लड़कियों को सार्वजनिक रूप से अपमान, बहिष्कार और मानसिक दबाव झेलना पड़ता है। इससे उनका आत्मविश्वास प्रभावित होता है और वो जो है अपने जीवन में जितना अच्छा कर सकती है उतना अच्छा नहीं कर पाती है। ये एक बड़ा मुद्दा है। अगला है माहवारी गरीबी की एक संज्ञा न्यायालय ने दी है, यानी इन मुद्दों पे जो हमारी कमजोर स्थिति है इस वजह से इनको माहवारी गरीबी बोला है। ये लड़कियों को नहीं बोला, ये सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सिस्टम को बोला है, हमारी सरकार को बोला है, हमारे देश के लिए बोला है। ठीक है, और ये समानता का जो अधिकार है गर्ल्स के लिए आर्टिकल 14 और 15 उसमें भी एक बाधक है। भाई जब समान स्थितियां मिल नहीं रही है तो फिर कैसे समानता आप हासिल करेंगे, और इसे दूर करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने ये जिम्मेदारी दी है कि भाई आप इस पे ठीक करेंगे, इसको सही करेंगे। देखिए पीरियड से जुड़ी साफ सफाई एक मौलिक अधिकार है, जैसा कि हमने बोला आर्टिकल कौन सा 21 के तहत। ठीक है, अलग शौचालय अनिवार्य कर दिया, यानी अलग शौचालय स्कूल्स में होना चाहिए, और अगर किसी प्राइवेट स्कूल ने अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं करी तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। जिम्मेदारी जो है राज्यों पे डाली है। ठीक है, इनकी जो भी है इस ढांचे से आधारभूत संरचना निर्माण से संबंधित जो भी सारी चीजें वो कौन करेगा, राज्य करेगा। और सफाई मंत्रालय के दिशा निर्देश भी इसमें दिए गए हैं जो कि जमीनी स्तर पे कार्य करेंगे। वर्तमान जो स्वच्छता का कवरेज है वो 77.3% है हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के तहत, यानी आप सोच के देखिए अभी भी लगभग 25% जो है स्वच्छता का कवरेज नहीं है। 4 में जो था ये 57.6%, यानी इसमें सुधार हुआ, लेकिन अभी भी सुधार क्यों, 100% होना चाहिए ना। ठीक है, किस लिए, तो ये हमारा आर्टिकल था जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपने क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा आर्टिकल और इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने जो न्यूज़ थी उनको डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए ये होली हर्षोल्लास वाली रही होगी और आपने इस फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। चलिए, अगर आप फेस्टिवल मोड में भी रहे हैं तो अब फाइनली अपने अच्छे मोमेंटम में आ जाइए।